तो बिहार एक सामान्य परिचय से विगत वर्षों में यानी पिछले के सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें भी जो है परीक्षानुसार वर्णन, यानी किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है इसका भी जो है हम साथ का साथ वर्णन कर लेंगे। यानी कि 53rd में क्या पूछा गया है, 54th में क्या पूछा गया है, 60 में क्या पूछा गया है। गुड इवनिंग राजकुमार। तो साथ ही साथ मैं प्रश्नों के साथ ही ये भी लिख दी हूं कि कौन सा प्रश्न जो है किस ईयर में और किस एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो ईयर वाइज ना होके होता है कि कौन सा पेपर है। जैसे नेक्स्ट जो पेपर आपका होने वाला है बीपीएससी का वो 70वीं एग्जाम होने वाला है। राजकुमार, वैसे तो अक्सर डेली क्लासेस ही होती है बट अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसकी वजह से क्लासेस नहीं हो रही थी। क्लासेस डेली ही होती है और बहुत जल्दी ही आपकी ऐप पर भी क्लासेस होने वाली है। ऐप पर अभी यूपीपीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा जो है सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें प्री और मेंस पूरी तरह कवर कराया जाएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है कि आप में से कोई भी जो है वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि आप ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज, क्योंकि पहले तो 3 पेपर जो होंगे टेस्ट सीरीज के वो फ्री हैं, डेमो टेस्ट पेपर हैं, वहाँ जाके आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं और फिर उन्हीं पेपर का एक्सप्लेनेशन जो है अपने अपने सब्जेक्ट वाइज टीचरों द्वारा कराए जाएंगे। तो आप ऐप को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ यूपीपीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आरओ के लिए भी हिंदी का पेपर है, तो वहाँ पर आप जाकर जो है जीएस के पेपर और हिंदी के पेपर आरओ में और जीएस के पेपर आपके आरओ और यूपीपीसीएस दोनों प्री एग्जामों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो वहां से जाके और वो जो आपका टेस्ट पेपर डेमो का फ्री टेस्ट पेपर होने वाला है वो होने वाला है आपका संडे को, यानी कल 9 से 11 आप जो है टेस्ट पेपर कर सकते हैं और फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो मंडे को 5 से 7। कल का जो पेपर होने वाला है वो हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का है, तो वो जो सॉल्यूशन करवाऊंगी वो मैं करवाऊंगी मंडे को। वैसे क्लासेस आपकी रेगुलर ही चलती है। तो इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं 53वीं से लेकर 69वीं तक के मध्य जितने भी बिहार समग्र अध्ययन से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। यहां ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा जा रहा है, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से अपनी बाउंड्री टच नहीं करता है। ये प्रश्न यहां साथ का साथ वर्णित भी है किस एग्जाम में पूछा गया है। तो जो 63rd बीपीएससी का पेपर हुआ था 2017 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों तक जो है बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते थे, ए बी सी डी और ई ऑप्शन होता था उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। लेकिन अब फिर से जो है ई ऑप्शन को हटाकर 68वीं पेपर से जो है केवल 4 ही ऑप्शन जो है रखे जा रहे हैं। तो ऑप्शंस को पढ़े, ए मधुबनी, बी किशनगंज, सी सीतामढ़ी, डी पूर्णिया। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी क्या एक से अधिक ऑप्शन सही है या फिर कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। जवाब आप सभी को देना है क्योंकि ऑलरेडी इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल से चर्चा हुई है और एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि टॉपिक से बाहर है। तो आप लोगों की तरफ से जवाब आना चाहिए। तो प्लीज, प्रश्न क्या है कि नेपाल के साथ हमने चर्चा की थी कि बिहार का जो है एक तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, 3 तरफ से राज्यों से घिरा है बिहार,
यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल से, और एक तरफ यानी उत्तरी तरफ से जो बिहार की सीमा है वो नेपाल से लगती है। नेपाल से बिहार की जो सीमा लगती है वो 7 जिलों की लगती है। पहले तो ये एक हो गया। इन 7 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, कटिहार मैं बोल रही हूं, किशनगंज। तो ये टोटल कितने हुए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए जिनकी सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ अब देखिए किसकी नहीं, तो मधुबनी की लगती है बिल्कुल, किशनगंज की लगती है, सीतामढ़ी की लगती है, पूर्णिया की जो सीमा है वो नहीं लगती है। क्योंकि देखिए ये जो 7 जिलों का नाम लिखा गया है इसमें कहीं भी जो है पूर्णिया का वर्णन नहीं है। ओके ठीक है, तो पूर्णिया नहीं है, तो हमारा जो सही जवाब होगा वो पूर्णिया। एक बात और याद रखिएगा, ये जिलों की टोटल, क्योंकि 3 तरफ से जो सीमाएं हैं वो राज्यों से लगती है, इसलिए इसके पूछे जाने के चांसेस कम है कि राज्यों से कितने किलोमीटर की सीमाएं जो है वो कवर होती है। पर ये जो सीमा है वो इंटरनेशनल है, इसलिए कभी पूछा जा सकता है कि ये जो सीमा है कितनी। तो याद रखिएगा 729 729 किलोमीटर जो सीमा है वो बिहार नेपाल से जो है वो स्पर्श करता है। तो ये बातें याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल से लगती है, जिसमें सिर्फ 3 जिले कवर होते हैं। दक्षिण यानी साउथ से जो सीमा लगती है वो 8 जिलों से लगती है और झारखंड से, और जो वेस्ट में लगती है सीमा वो यूपी से और वो भी 8 जिलों से। इसे अब हम एक बार मैप से देख लेते हैं ताकि मैप पर जो है क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैप की अगर बात की जाए तो नेपाल से जो सीमा लगती है वो इन 7 वेस्ट ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की लगती है। वेस्ट बंगाल नहीं, नेपाल से जो सीमा लगती है 7 जिलों की। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से जो लगती है वो 3 की ही लगती है, याद रखिएगा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। क्योंकि यहाँ से देखिए जो है वो सीमाएं किससे लगने लग रही है, ये सीमाएं झारखंड को, क्योंकि झारखंड थोड़े से पूर्वी हिस्से को भी जो है वो कवर करता है। तो झारखंड से जो सीमाएं लग रही है 8 डिस्ट्रिक्ट्स की, वो है आपका, याद रखिएगा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। क्योंकि कटिहार की सीमाएं वेस्ट बंगाल से भी लगेगी और झारखंड से भी लगेगी। इसके अलावा इधर की अगर वेस्ट की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश से जो सीमाएं लगेंगी वो भभुआ, बहुत कम, लेकिन याद रखिएगा रोहतास से भी सीमाएं लगती है। इसलिए कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि 7 ही डिस्ट्रिक्ट से जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं, नहीं, बिल्कुल 8 से लगती है। रोहतास से बहुत कम पर सीमाएं जो है वो टच करती है। बक्सर से, उसके अलावा भोजपुर से, सहरसा यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण की जो सीमाएं टच होगी वो नेपाल और इससे दोनों से होंगी। रोहतास की सीमाएं जो होगी वो उत्तर प्रदेश और झारखंड से होगी। कटिहार की जो सीमाएं होगी वो वेस्ट बंगाल और झारखंड से होगी, और किशनगंज की जो सीमाएं होगी वो वेस्ट बंगाल और नेपाल से होगी। और ये कुछ बातें जो है हमें याद रखनी होगी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा, तो ये प्रश्न हो गया। अब कम टू नेक्स्ट प्रश्न है 2017-18। इस प्रश्न का अब जो है कोई
खास मतलब नहीं है, सिर्फ मैं इस प्रश्न को इसलिए लेकर आई हूं ताकि इस तरह के प्रश्न भी जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न का, क्योंकि ये थोड़ा करंट बेस्ड प्रश्न है तो इसके पूछे जाने के चांसेस तो कम है, लेकिन क्या होता है कि बस हमें ये जानना है कि इस तरह के प्रश्न जो हैं फ्यूचर में भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी हम इकोनॉमी सर्वे, बजट ये सब पढ़ें तो डाटा में हमें क्या क्या बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, ये समझना होगा। दो 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ए 65%, बी 67%, सी 68%, डी 70%, ई सेम वही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये जो प्रश्न है 64th बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, इसलिए 2017-18 के जो है वो बजट से प्रश्न जो है वो लिया गया है। अब क्या है कि मान लीजिए कि अगली बार आपसे क्या पूछा जाएगा, 23-24 करके या 22-23 करके कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिए जब भी पढ़ाई करें तो जैसे कृषि हुआ, उद्योग से हुआ, डाटा को जो है ध्यान रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कुछ जो इंडस्ट्री है भी छोटे और मझोले किस्म के, तो वो कृषि आधारित ज़्यादा है। यहाँ पर लोग जो है या तो कृषि पर निर्भर हैं या फिर जिनके पास सरकारी नौकरी है। यहाँ पर आपको व्यवसाय में जो है लोग ज़्यादा नहीं नजर आएंगे। खासकर आप पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ देखते हैं कि लोग व्यवसाय में ज़्यादा हैं। साउथ में जो है एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। और उस टाइम भी ये चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं था। विभाग की तरफ से जो सही आंसर था वो उस टाइम की बात की जा रही है जब पूछा गया था, तो ई यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं था, क्योंकि इन चारों में से जो दिया हुआ है वो कोई भी जो है ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए कम टू नेक्स्ट। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर यानी सबसे कम जो है लिटरेसी रेट की बात की जा रही है यहाँ 2011 की जनगणना, क्योंकि जो भी प्रश्न अभी पूछे जाएंगे आपसे 2011 की ही जनगणना से पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 के बाद जो है सेंसस जारी ही नहीं हुआ है। 21 में होता बट कोविड की वजह से डिले हुआ, और फिर कोविड की वजह से डिले होते होते 24, और अभी तो चुनाव है, तो अभी कुछ भी होगा तो वो चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव से पहले जो है कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी अभी पूछा जाएगा, जब तक याद रखिए 2011 के बाद का सेंसस जारी नहीं होता, तब तक जो भी डाटा रहेंगे 2011 के जो है वो सेंसस से ही लिए जाएंगे। तो दृष्टि से बिहार का पूछ रहा है स्थान कौन सा है, यानी सब साक्षरता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारत में जो है शिक्षा में, साक्षरता में जो सबसे नीचे पायदान पे है वो याद रखिएगा, उसमें बिहार का स्थान है। यानी कि यहां पूछा जा रहा है निम्नतम, लिस्ट की बात हो रही है लिटरेसी रेट में जो निम्नतम है, तो वो जो बिहार है वो पहले स्थान पे हो जाएगा। क्योंकि वैसे अगर देखा जाए साक्षरता में तो जो अंतिम पायदान पे राज्य है शिक्षा में वो है आपका बिहार। तो निम्नतम की बात की जा रही है, तो नीचे से बिहार का स्थान क्या हो जाएगा, पहला। और ऐसे वही पूछा जाता सर्वाधिक, आपसे माना पूछा जाता सर्वाधिक साक्षरता, तो वो याद रखिएगा केरला। केरला चाहे मेल्स लिटरेसी रेट पूछा जाए, फीमेल लिटरेसी रेट पूछा जाए, दोनों में, या ऑल ओवर पूछा जाए, एवरेज लिटरेसी रेट पूछा जाए, तीनों में ही जो है केरल का स्थान है। केरला नहीं, हिंदी में केरल लिखते हैं।
और निम्नतम साक्षरता दर में पूछा जाए तो बिहार औसत और पुरुष में है। महिलाओं में जो है वो बिहार का स्थान नहीं है। महिलाओं में सबसे कम शिक्षा में राजस्थान होता है भारत में, पर वैसे पूछा जाए, मेल पूछा जाए या वैसे, तो आपका जो है बिहार जो है सबसे निचले पायदान में है। यहाँ पर जो है एजुकेशन बहुत कम है। बाकी डाटा सब कुछ जो है, जो दूसरी क्लास हुई थी आपकी, वहाँ पर सारे डाटा को पढ़ाया गया था कि कहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है, पुरुषों में कितना है, महिलाओं में कितना है, रूरल एरिया में कितना जो है, और अर्बन एरिया में कितना है। तो आप में से कोई भी जो पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर पहले तो क्लासेस देख लें, क्योंकि वहां पर जो है सारे डाटा जो है वो मेंशन है। नेक्स्ट, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 63rd बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। ये जो प्रश्न पूछा गया था ये 64th में पूछा गया था। आखिर क्यों 22 मार्च को ही बिहार जो दिवस है वो मनाया जाता है? हेलो चंचल, ऑप्शंस क्या दे रहे हैं कि इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था, इसलिए बिहार को वर्ष 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। जब भी संयुक्त प्रांत की बात हो उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद करने के लिए, या फिर 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा, ये टाइपिंग एरर है, द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए, और लास्ट वही उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जब हम बिहार के हिस्ट्री को समझ रहे थे कि बिहार शब्द कहाँ से निकला है, बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे बना था, तो उसमें हमने एक बात चर्चा की थी कि बिहार जो शब्द है इसकी हमें जो जानकारी सर्वप्रथम कहाँ से मिली, ये मिली हमें शतपथ जो ब्राह्मण है यजुर्वेद का। लेकिन ये जो नाम दिया गया था बिहार, ये दिया गया था मुगल शासकों द्वारा। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक जो मुगल शासकों का शासन रहा बिहार पर, उन्होंने ही उस स्थान को बिहार नाम दिया। और ये बिहार नाम किससे निकला? तो ये बिहार नाम जिस शब्द से निकला वो था विहार। और विहार का जो अर्थ होता है वो होता है बौद्ध भिक्षुओं या आजीवकों के रहने का जो स्थान होता है, यानी उनके लिए बनाए गए जो मठ होते हैं उससे। पर क्या इस वजह से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नामकरण से बिहार दिवस मनाने का जो है यहाँ पर कोई भी जो है वो तात्पर्य नहीं बनता। 22 मार्च को बिहार दिवस इसलिए मनाया जाता है, इसकी कहानी थोड़ी सी हम समझते हैं। यहां पर हुआ क्या था? तृतीय दिल्ली दरबार, बस समझ लेना है। वैसे इस पे चर्चा काफी अच्छे से हुई है, पिछली क्लास भी जाकर आप देख सकते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार कब तृतीय दिल्ली दरबार लगा? तो याद रखिएगा ये हुआ था दिसंबर 1911 में। 28 दिसंबर 1911 को जो है आयोजित किया गया था तृतीय दिल्ली दरबार। क्यों आयोजन हुआ था? तो जॉर्ज पंचम और उनकी मिसेज यानी वाइफ जो थी मैरी के आगमन पे किया गया था। और इस समय जो भारत के गवर्नर वायसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। तो इस समय एक निर्णय लिया गया था क्या कि बंगाल विभाजन, जो 1906 का बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया। और उसके अलावा जो कहा गया कि बंगाल को, बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने की घोषणा, ये हुई। लेकिन ये घोषणा तो हुई दिसंबर 1911 में। फिर क्या हुआ? 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा, यहां पर सिर्फ ऐसे ही कैजुअल तरीके से कह सकते हैं घोषणा कर दी गई, लेकिन विधिवत तरीके से घोषणा कब हुई?
ये हुई 22 मार्च को, और इसी वजह से 22 मार्च को ही याद रखिए बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर क्या हुआ था कहानी में, तो कहानी में और दो बातें याद रखिएगा कि 28 मार्च 1912 को क्या हुआ था कि अलग विधान परिषद की मांग की गई थी कि एक अलग से जो है विधान परिषद बनाया जाएगा। और फिर ये कार्य करना कब शुरू किया, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1912 को जो है अलग प्रांत के रूप में कार्य शुरू। पर जिस दिन बिहार एक अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया, उस दिन से नहीं, उस दिन को नहीं बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता। जिस दिन विधिवत घोषणा हुई थी उस दिन को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शंस को देखें तो क्या है, 1912 में, इस ऑप्शंस पे जाइए, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया गया था। तो ये बात जो है बिल्कुल सटीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि संयुक्त प्रांत से अलग हुआ, यहां पर इसकी कोई बात जो है नहीं है। तो जो ऑप्शन सी इज राइट। कम टू नेक्स्ट, बिहार की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए इसको लेकर कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 66th बीपीएससी 2020 में जो पेपर आयोजित किया गया था उसमें हुआ था। तो बिहार की स्थापना को लेकर कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान बिहार का स्वरूप है जो हमें आज नजर आता है, इसका इतिहास काफी लंबा है। हमने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की कहानी तो समझ ली, लेकिन यहाँ पर जिस बिहार की बात हम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 1912 से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से कार्य करना शुरू किया, इस बिहार शब्द में उस समय का उड़ीसा वर्तमान का उड़ीसा और झारखंड भी जो है सम्मिलित रूप से है, यानी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सम्मिलित भाग को जो है उस समय बिहार कहा जा रहा है। और वर्तमान स्वरूप क्या है, अलग है। तो फिर क्या हुआ था 1936 में 1935 के एक्ट से फिर एक बार जो है बिहार का विभाजन किया जाता है, और तब बिहार झारखंड एक राज्य बन जाते हैं और उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। और फिर आगे जो है 2000 में जाकर फिर जो कह सकते हैं कि पुनः एक बार जो है बिहार और झारखंड जो है विभाजित होकर दो अलग अलग राज्यों के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं। तो इसलिए स्थापना से लेकर कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें हर तरह के प्रश्न हैं। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आगे कभी भी इससे संबंधित कुछ पूछा जाए तो कंफ्यूजन ना हो। क्या है 1911, 12, 13, 14 चार दिए हुए हैं और उपर्युक्त वाला। तो 1912 क्योंकि 11 में तृतीय दिल्ली दरबार में सिर्फ घोषणा की गई थी, हुआ कुछ नहीं था। 22 मार्च 1912 को जो है वो विधिवत घोषणा हुई, उस दिन बिहार दिवस मनाया गया। लेकिन 1 अप्रैल 1912 से एक अलग प्रांत के रूप में कार्य किया। तो स्थापना कब हो गई इसकी, 12 में। 13 और 14 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई संबंध है ही नहीं। तो 50-50 तक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। पर 11 में सिर्फ याद रखिएगा कि एक घोषणा हुई थी कि अलग जो है प्रांत के रूप में इसे गठित किया जाए। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, प्रश्न कब का है, 64वीं बीपीएससी 2018 का। क्या है, 1911, 12, 36 और 2000, इन्हीं चारों से, इन 4 वर्षों से बिहार के
वर्तमान स्वरूप का कहीं ना कहीं जो है संबंध है। आप जानते हैं कि 11 में भी है क्योंकि घोषणा की गई, 12 में जो है विधिवत घोषणा हुई, अलग प्रांत के रूप में कार्य करना भी शुरू किया, फिर 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ और फिर 2000 में जो है झारखंड से अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं इन चारों ईयर्स से तो बिहार का संबंध है भी और विभाजन का ही है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर एक भारतीय राज्य के रूप में कब बना। अब ऐसे में क्या होगा कि चलो हम 11 भी कट कर दें, अगर कोई बच्चा है 11 भी कट कर देगा कि चलो उस समय तो सिर्फ घोषणा हुई थी, 2000 भी हम कट कर दे कि बाद में जाकर झारखंड से अलग हुआ था। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन होना लाजमी है, 1912 और 1936, क्योंकि इन दोनों का संबंध कहीं ना कहीं बिहार के स्वरूप से, बिहार के जो है बनने से है। तो अगर यहां भारतीय राज्य न लिख के प्रांत लिखता, राज्य न लिख के क्या लिखता, भारतीय प्रांत के रूप में, अगर ये पूछता तो आपका 1912 जवाब होता, क्योंकि उस समय ये बिहार से अलग होकर एक अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया था, ना कि किसी राज्य के रूप में कार्य करना शुरू किया था। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बहुत जो है ना, कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल माइन्यूटली कह सकते हैं ना अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। कई बार हो सकता है कि हम जल्दी में 1912 को कर दे क्योंकि हमें लगेगा कि उस समय बना, पर इसमें यही बात याद रखनी है, यहां हमसे पूछा राज्य जा रहा है ना कि प्रांत। प्रांत होता तो हमारा जवाब होता 1912, बट हमसे राज्य के रूप में पूछ रहा है तो हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन सी 1936, क्योंकि 1935 के एक्ट द्वारा बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग राज्य के रूप में गठित किया गया था। तब बिहार और झारखंड एक राज्य थे और वो उड़ीसा जो था एक अलग राज्य के रूप में था। और इस बात को अगर आपको विस्तार से समझना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी जो पिछली क्लास हुई है उसे जाकर आप देख सकते हैं। 2 क्लासेज हुई है, उन दोनों क्लासेज में आज के सेशन के जितने भी प्रश्न हैं वहीं से संबंधित है। अगर आपने उन 2 क्लासेज को अच्छे से देख लिया तो आपके एक भी प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं बन पाएंगे, सारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 1936 जो है हमारा राइट आंसर है। बस प्रांत रहता तो मैं बोलूं 1912 हो जाता आपका, कि भारतीय प्रांत के रूप में बिहार बना। और अगर 2000 जवाब कब होगा, जब ये लिखा जाए सीधे सीधे कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, तो 2000 होगा, वो एकदम सीधे सीधे प्रश्न में आपको लिखा होगा। तो क्लियर, आगे बढ़े। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, एक्ट की बात हो रही है, ये कब है, 63rd में पूछा गया 17 में पेपर में। क्या है, 35 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से, 1909 के एक्ट से, 1947 के एक्ट से, एक से अधिक या कोई भी नहीं। तो अभी मैंने बोला जस्ट पिछले प्रश्न में कि भारत जो अधिनियम 1935 था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही 1936 में जाकर बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य के रूप में जो है वो गठित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत इजी प्रश्न है क्योंकि उस पे जो चर्चा है हम पिछले ही प्रश्न पर कर चुके हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किमी दर्ज की गई है। यहां प्रश्न है कि जो 2011 का सेंसस है वहां पर, अब यहां घनी आबादी से परेशान होने की बात नहीं है, ये पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व, सिंपली कहा जाए तो जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ रहा है, यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं, वो कहलाता है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में ये कि बिहार के किस जिले में जो है वो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि
कहां पर? ऑप्शंस को देखें, शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या अधिक। अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो इस ऑप्शन से परेशान होने की आवश्यकता जो है आपको नहीं है। तो शिवहर, हमने चर्चा भी की थी कि शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। तो हमारा सही जवाब जो होगा शिवहर। अब इसे हम मैप पर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैप से क्या होता है, क्लियरिटी ज्यादा बन जाती है। ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा शिवहर जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक। तो अब प्रश्न ये भी साथ का साथ हम रिवाइज कर ले रहे हैं कि सबसे अधिक जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है, तो ये है पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण। और जनसंख्या वो क्या बोलते हैं, सबसे जनसंख्या में अगर पूछा जाए कम तो शेखपुरा, याद रखिएगा शेखपुरा जो है इसकी जनसंख्या, पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है और शेखपुरा की जो है वो सबसे कम है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है? देखिए झारखंड के बारे में जब पूछा गया तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में इस बात को वर्णन किया गया है कि झारखंड किस वर्ष अलग हुआ। तो 64वीं बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है 1998, 1999, 2000, 2001 और ई कोई या अधिक, कोई नहीं या अधिक। तो आप सभी जानते हैं कि 2000 में भारत के 3 नए राज्यों का गठन हुआ था। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में, उसके अलावा 1 नवंबर को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और 9 नवंबर को जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। तो 3 राज्यों का गठन हुआ। 1 नवंबर को 2000 में हुआ मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का, 9 नवंबर को जो हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का और 15 नवंबर को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये याद रखिएगा। और ये हुआ था 15 जो नवंबर है उसको। और ये क्यों हुआ था, एक सामाजिक राजनीतिक, याद रखिएगा कारण अगर पूछा जाए तो ये जो बंटवारा हुआ था सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के तहत हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है कितना है, यानी एवरेज जो सेक्स रेशियो है बिहार का वो कितना है। अगर आपसे भारत का एवरेज सेक्स रेशियो पूछा जाए तो वो याद रखिएगा 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पे 943 जो औसत है वो महिलाएं हैं। लिंगानुपात यही होता है कि 1000 मेल पर कितनी फीमेल है वो कहलाता है आपका सेक्स रेशियो। तो भारत में है 943, लेकिन यहां हमसे बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। ऑप्शंस को देखें 893, 916, 918, 985, एक से अधिक या कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि भारत में जो है, सॉरी भारत नहीं, बिहार में जो है वो 918 है। और वहीं अगर इंडिया की एवरेज आपसे पूछ ली जाए कभी तो याद रखिएगा ये जो है ये है 943। अब यही लिंगानुपात में पूछ ले कि सर्वाधिक कहां पर है, यानी तो याद रखिएगा वो है गोपालगंज। यहां पर
महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है, यानी गोपालगंज में जो महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों से भी अधिक है। और ये सभी डाटा, सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, ये सभी जो डाटा हैं, जो बिहार स्पेशल की हमारी दूसरी क्लास हुई थी, यानी बिहार एक सामान्य परिचय के अंतर्गत जो सेकेंड क्लास हुई थी, उसमें सारे डाटा जो है वहां पर जिला वाइज डाटा सब कुछ जो है वहां पर बताया गया है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात, देखिए पूछ ही लिया, फिर से प्रश्न भी 65th में पूछा गया था और ये जो प्रश्न है 66th में पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड जो प्रश्न है कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो प्रश्न कहाँ से बनेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नए प्रश्न बन के आएंगे, प्रश्न तो इन्हीं सब से बनेंगे अलग अलग तरीके से। एक ही प्रश्न को पूछे जाने का एग्जामिनर द्वारा कई तरीका होता है। जैसे देखिए, एक जगह पूछ लिया एवरेज कितना है, एक जगह पूछ लिया सर्वाधिक कहाँ है, एक जगह पूछ लेगा शिशु लिंगानुपात क्या है। शिशु लिंगानुपात आप जानते होंगे, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे वो शिशु कहलाते हैं। तो उनमें जो मेल चाइल्ड है और जो यानी सॉरी बॉय चाइल्ड है और गर्ल्स चाइल्ड है, इनमें क्या अंतर है उसको कहा जाएगा। तो एक ही टॉपिक से आपको घुमा घुमा कर कई तरह के प्रश्न जो हैं अलग अलग पूछे जा सकते हैं। ऑप्शंस अलग होंगे, जो पैटर्न होगा वो प्रश्न का वो अलग होगा, तरीका जो होगा वो अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि टॉपिक बदलेगा। सिवान, ये टाइपिंग एरर है, सिवान होगा। गोपालगंज, सारण और किशनगंज कोई नहीं और एक से अधिक। तो अभी हमने चर्चा की कि गोपालगंज में जो है वो सर्वाधिक है, यहाँ पर 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या अधिक है। 1000 शायद 89 या 83 जो है महिलाएं 1000 पुरुषों पे हैं यहाँ। इसका कारण ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है एक बात और याद रखिएगा, कभी भी शिक्षा का सेक्स रेशियो से कोई नहीं, ऐसे कहा अगर, क्योंकि ऐसा हमें लग सकता है कि जो स्टेट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट जितना लिटरेट रहेगा वहाँ पर जो सेक्स रेशियो होगा वो उतना अच्छा होगा, लेकिन इससे कोई भी जो है संबंध नहीं है। क्योंकि एजुकेशन में बिहार की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी जो स्थिति में जिला है वो है रोहतास, लेकिन सेक्स रेशियो में कौन सा है, गोपालगंज। गोपालगंज शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, पर वहां पर सेक्स रेशियो सबसे अच्छी है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सेक्स रेशियो का लिटरेसी से जो है कोई सीधा संबंध नहीं है कि जहां पर लोग एजुकेटेड है वहां पर ये है। हम भले ही कहें कि अवेयरनेस से लोग बेटा बेटी का अंतर कम हो रहा है, लेकिन बहुत ऐसी एजुकेटेड फैमिली है जिन्हें बेटा चाहिए, तो इसका जो है सीधा संबंध बस याद रखिएगा नहीं है। और एक बार कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा भी गया है, शायद यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या इससे कितना जो है वो फर्क पड़ता है कि लिटरेट इंसान है तो वहां पर जो जेंडर गैप है वो कितना होगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। 65th बीपीएससी 21, 17, 12, 6 उपर्युक्त कोई नहीं या एक से अधिक। ये प्रश्न क्या है, गंगा के किनारे स्थित जिलों, उस दिन चर्चा भी हुई थी। तो याद रखिएगा कि गंगा बिहार में टोटल 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 12 जिलों से। इन 12 जिलों में बक्सर से प्रवेश करती है, बक्सर से प्रवेश, और कटिहार से निकलती है। गंगा जो है उत्तराखंड से, उसकी कहानी तो आपने पता है कि कैसे भागीरथी फिर अलकनंदा मिले, गंगा बनेगी उत्तराखंड, फिर यूपी में ये क्या करती है, यूपी से जब बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और 12 जिलों से गुजरते हुए ये कटिहार से निकलती है और फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से होते हुए ये जाती है।
तो 12 जिले कौन कौन से हैं जिससे ये प्रवेश करती है? तो ये तो दो हो ही गए, बक्सर और कटिहार, जहां प्रवेश करती है और निकलती है। इसके अतिरिक्त भोजपुर से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना तो है ही क्योंकि गंगा जो है सर्वाधिक पटना से ही। अगर प्रश्न ये कभी पूछ लिया जाए कि गंगा किस जिले में सर्वाधिक प्रवाहित होती है, तो पटना में, पटना से ये सर्वाधिक प्रवाहित होती है। इसके अलावा लखीसराय, बेगूसराय, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, इन 12 जिलों से जो है गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 जिलों से जो है गंगा प्रवाहित होती है, जिसमें प्रवेश बक्सर से करेगी, निकलेगी कटिहार से, और सर्वाधिक किस जिले में बहेगी? तो सर्वाधिक जो ये प्रवाहित होती है वो पटना में। तो इस टॉपिक से भी प्रश्न बन सकता है कि किस में प्रवेश करती है, किससे निकलती है ये सर्वाधिक। तो यही हमें हमेशा एक्सप्लेनेशन में इसी बात को ध्यान रखना चाहिए। हम एक्सप्लेनेशन क्यों पढ़ते हैं? किसी भी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पढ़ने के पीछे जो हमारा वो ये कि हम ये उससे संबंधित अगर और भी कुछ प्रश्न एग्जामिनर द्वारा पूछा जाए तो हम उसका जवाब जो है बिल्कुल सही दे पाए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी? देखिए ये प्रश्न पूछा ही गया है 65वीं में कि सबसे लंबी यानी सर्वाधिक किस में प्रवाहित होती है? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो याद रखिएगा पटना में जो है वो सर्वाधिक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से, यानी बहुत सारी नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? जैसे कि बिहार में गंगा ऐसे निकलती है, गंगा बिहार को 2 भागों में विभाजित कर देती है, उत्तरी भाग उत्तरी बिहार, दक्षिणी भाग दक्षिणी बिहार। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर भारत से उत्तर से कौन सी नदियां प्रवेश, जैसे हम देखते हैं कि दक्षिण तरफ से कुछ नदियां प्रवेश करती है, कुछ ऐसे ही नदियां जो हैं बिहार में प्रवेश वो गंगा में आकर मिलती हैं। तो पूछ रहा है कि उत्तर से कौन कौन सी प्रवाहित होती हैं, और ऑप्शंस क्या दिए हैं? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा ये चारों जो नदियां हैं वो उत्तर से ही प्रवाहित होती है। सबसे पहले आपको कोसी मिलेगी, फिर कमला, बागमती, फिर जो है कोसी मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले गंडक, फिर कमला, बागमती, फिर आपको कोसी, फिर कोसी के बाद सबसे यहाँ जो इधर से सबसे अंतिम है वो महानंदा मिलती है, और यहाँ से आपको घाघरा मिलेगी। इसे हम मैप पर देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये रहा बिहार का मैप, और ये नदियों को दर्शाया गया है। तो ये तो सबसे पहले गंगा बक्सर से होते हुए प्रवेश और ऐसे होते होते ये कटिहार से होते हुए निकल गई। तो हमने पहले गंगा को ही देख लेते हैं किस किस जिले को टच कर रही है। बक्सर को, भोजपुर को, सारण को, वैशाली को, पटना को ये रहा समस्तीपुर टच हो रहा है, बेगूसराय टच हो रहा है, खगड़िया टच हो रहा है, भागलपुर टच कर रहा है, कटिहार टच हो रहा है, लखीसराय टच हो रहा है। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक यहाँ ये मुंगेर 12। ये 12 जो जिले हैं वो जो है गंगा नदी को टच कर रहे हैं, मतलब गंगा नदी जो इनसे प्रवाहित हो रही है। गुड इवनिंग मितिश।
अब पूछा जा रहा है उत्तर से नदियों के बारे में पूछा जा रहा है, और ऑप्शन में क्या क्या है, गंडक दिया हुआ था तो देखिए गंडक यहां से करेगी, उसके अलावा बागमती दिया हुआ था, ये रही, कमला और कोसी, यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं प्रश्न में। तो गंडक, बागमती, कमला और कोसी सभी जो है वो उत्तर से ही प्रवाहित हो रही हैं, और इसके अतिरिक्त उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियों में एक बूढ़ी गंडक है, उसके अलावा सबसे पूर्व से, अगर उत्तर पूर्व से पूछा जाए तो महानंदा, याद रखिएगा, वो जो है गंगा में आकर मिलती है, और उत्तर पश्चिम से जो है घाघरा, फिर यहाँ से जो है आपको कर्मनाशा मिलेगी, ये पुनपुन सोन नदी है, फिर यहाँ से आपको फल्गु जाएगी, पुनपुन होके जाएगी, पुनपुन फल्गु जाएगी, और अजय, क्यूल, ये सभी नदियाँ जो है, चंदन, अजय, क्यूल, ये सभी नदियाँ जो है ऐसे ऐसे करके दक्षिण से जाएंगे। तो इनमें से और एक बात याद रखिएगा, 3 नदियां हैं जिसमें एक घाघरा, घाघरा, ये जो है ये जो कर्मनाशा है, कर्मनाशा, तो कर्मनाशा, घाघरा और गंडक, ये 3 नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है बॉर्डर निर्धारित करती हैं, यही तीनों जो है बॉर्डर को तय करती हैं। तो ये ध्यान से जो है मैप पर नदियों को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है, यानी कौन सा जो है पूर्व की तरफ है। वैसे तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों की चर्चा हुई है कौन कौन से है, पर यहाँ पूर्वी शहर पूछा जा रहा है। लेकिन दिए हुए जो है डिस्ट्रिक्ट के ही नेम, क्योंकि यही डिस्ट्रिक्ट जो है वहां के शहर हैं। तो हम मैप पर देख सकते हैं, ये जो है प्रश्न 56 और 56 से लेकर 59 यानी 56वीं से लेकर 69वीं तक था, और उस समय भी 4 ही ऑप्शन होते थे। इसके बाद से ही जो है 5 ऑप्शन थे, कुछ सालों तक 5 ऑप्शन रहे थे, लेकिन 68th एग्जाम से फिर से जो है वो 4 ऑप्शन ही कर दिए गए हैं, यानी पुनः से जो है अब आपको 4 ऑप्शन में ही जो है वो सही जवाब बताना है। तो हम ये देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाले जो मैप है, इसी मैप में देख रहे हैं कि सबसे, क्योंकि वैसे तो ये हो जाता पूर्व की तरफ, इससे भी आगे, लेकिन इसका नाम नहीं दिया है। हमारे पास ऑप्शन में दिया है कटिहार, पूर्णिया, पटना और भागलपुर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पूर्वी हमारा होगा कटिहार। अगर मैप के थ्रू देखें तो सबसे पूर्वी आपका हो रहा है वो कटिहार हो रहा है। तो जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कटिहार। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को मैप के थ्रू जब हम करते हैं तो क्या होता है, याद करना ज्यादा आसान हो जाता है, और फिर ये हमारे दिमाग में जो है अच्छे से छप जाते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2018 तक पटना जिला, देखिए ये भी थोड़ा पीछे का डाटा है, बस मैं ऐसे प्रश्नों को इसलिए लेकर आई हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि आगे भी जो है डाटा से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। सीमाबद्ध आप समझ रहे हैं ना, बाउंड्री जो है वो टच कर रही है, कितने से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। अगर ये बात ना भी यहां लिखे तो कोई मतलब नहीं, सीधे भी लिख सकता था यहां से कि पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है कि चाहता है कि एक तो बच्चे को वो क्या बोलते हैं घुमा के पूछना, और दूसरा इस प्रश्न के पूछे जाने का कारण जो है वो ये है क्योंकि पहले जहानाबाद और अरवल एक ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन वो बाद में 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर जुलाई 2018 का,
एक बात देखिए, अब अगर ऐसे भी सीधे पूछा जाए कि पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है, तो भी अब आपका जवाब जो है 9 ही होगा। लेकिन ये इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि पहले जो है जहानाबाद और अरवल एक ही डिस्ट्रिक्ट थे, पर बाद में जो है वो दोनों बंटवारा होके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, और दोनों की जो बाउंड्री है कहीं ना कहीं पटना को टच करती है। तो यहाँ इसे भी हम मैप से देख लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक बार मैं नाम बता दूं तो भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, 3 3 6 7 हो गए, और 2 कौन से मैप पर देखते हैं। ये रहा पटना। पटना से कितने डिस्ट्रिक्ट टच हो रहे हैं, तो भोजपुर का, जहानाबाद का, क्योंकि ये जो मैप है पुराना है, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ अब 2 विभाजन हो गया है, अब यहीं पर अरवल भी है, ये याद रखिएगा, ये पुराना मैप लग गया है, सॉरी। नालंदा से, उसके बाद बेगूसराय से और लखीसराय से ये हो गए, उसके बाद समस्तीपुर से, वैशाली से, हाँ एक सारण से लगेगा, तो मैंने जो नाम नहीं लिखा है उसमें है आपका समस्तीपुर हो गया है, वैशाली, सारण का नाम नहीं आया है, नालंदा का नाम नहीं आया है, 2 का। तो यहां जो एक नाम नहीं आया है, नालंदा और सारण, छपरा, ये जो 9 जिले हैं, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय और नालंदा और सारण, इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स की जो सीमा है यहाँ आप मैप पर देख सकते हैं, वो पटना को टच कर रही है। 1 2 ये 3, एक जहानाबाद, 4 5, लखीसराय 6, बेगूसराय 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी बिल्कुल। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंगानुपात जब भी लिखा जाए तो आप 0 से 6 ईयर्स की बात जो है आपसे की जा रही है कि 0 से 6 ईयर्स के, यानी जो चाइल्ड बॉय है और चाइल्ड गर्ल, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। 935, 934, 933, 932, कोई नहीं एक से अधिक। देख सकते हैं कितना नियरेस्ट जो है वो ऑप्शन दिया गया है। बीपीएससी में अक्सर आप देखेंगे जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज जो है वो ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए आपको एग्जैक्ट जो है वो पता होना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि बिहार में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 935 है, और वहीं अगर इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जी से वो है 919। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के एवरेज चाइल्ड सेक्स रेशियो से बिहार की चाइल्ड सेक्स रेशियो की स्थिति जो है वो बेहतर है, और लेकिन इसमें अभी और भी ज्यादा जो है सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि चाहिए तो बराबरी। जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो बराबरी चाहिए, ना कि कमी चाहिए।
क्योंकि अभी भी आप देखते हैं समाज में बेटा चाहिए, लोग कई बार क्या होता है कि जब गर्भ में बेटी रहती है तो लोग जांच करके करवाकर जो है एबॉर्ट भी करवा लेते हैं। तो ये गैप जो है बड़ा होगा ही, इसलिए हम जब एवरेज इंडिया की बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो वो ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए जिसके पास पैसे हैं, पहुंच है, वो आसानी से जो है वो क्या बोलते हैं जांच करवा लेते हैं, एबॉर्ट करवा सकते हैं। और गरीब इलाकों की बात की जाए या गरीब जो परिवार है उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो जाके एबॉर्ट वो जांच कराएगा कि बेटा है बेटी है। इसलिए आप देखेंगे कि जो गरीब परिवार होते हैं उनमें एक तो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, और वहाँ पर बच्चों में जो है अंतर यह नहीं हो सकता है कि एक परिवार में 4-5 बेटियां भी हो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, इतना पैसा नहीं है। वहाँ पर लोग अपने आम आवश्यकता जैसे खाना हो गया, रहने का हो गया, कपड़ा हो गया, इसी को जुटाने में मजबूर है। तो फिर वो कहाँ से जांच कराएंगे कि गर्भ में बेटी है बेटा है, एबॉर्शन, इसमें भी महंगा खर्च आता है। वैसे तो ये लीगल है ही नहीं, क्योंकि चाहे बेटा हो या बेटी जो भी हो वो, लेकिन इलीगल तरीके से लोग करवाते हैं। आप अपने आसपास परिवारों में, रिश्तेदारों में देखते होंगे, खासकर जब पहला बच्चा बेटी हो जाए और जब दूसरा बच्चा रहता है तो लोग अक्सर क्या है ऐसा करते हैं कि आपको जांच करवाएंगे कि हाँ क्या है, बेटा है बेटी है। फिर जो जिनकी पहुंच है, पैसा है, वो आसानी से एबॉर्ट करवा देते हैं, और ये पूरी तरह से गलत है वैसे कहा जाए तो इसलिए ये अनुपात जो है हमें भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इस प्रश्न में देखिए कुछ भी दिया नहीं है, पर हमें कई बार ऑप्शंस से जो है अपने प्रश्न को समझना होता है कि हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसके अनुसार प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, सिंपली लिखा हुआ है कि जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ना तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना जनसंख्या। पर जब हम ऑप्शंस को देखेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया हुआ है। इट मीन्स कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है जनसंख्या की, पॉपुलेशन की। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है आपका स्थान जो है वो तीसरा हो जाएगा। पहले पे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र और फिर तीसरे पे जो है वो बिहार का स्थान आ जाएगा। और वहीं अगर क्षेत्रफल वाइज पूछता तो वो जो स्थान है बिहार का भारत में वो 12वां है। तो प्रथम जो है अगर भारत में प्रथम पूछा जाए और द्वितीय, तो यूपी और द्वितीय पर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। यहां देखिए क्षेत्रफल पूछा आपसे कितना है। 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीपीएससी में जो है वो बिहार स्पेशल से प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक होती है। 20-22 प्रश्न, यहाँ तक कि कभी कभी 25 से 28 प्रश्न भी जो है सीधे सीधे बिहार स्पेशल के होते हैं। और बिहार स्पेशल में सब कुछ, यानी बिहार की जो इकोनॉमी होगी, बजट और इकोनॉमी सर्वे होगा, इसके अलावा बिहार की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, बिहार का हिस्ट्री, ये सब से। तो टोटल जो है हमने बात भी की थी 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल है। ऑप्शंस में देखें तो यही एक है 94,316 वर्ग, 94,526 और 94,200, कोई नहीं एक से अधिक। तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल की अगर बात की जाए तो 2.84 टोटल एरिया का इतना परसेंट 2.84% जो है वो बिहार कवर करता है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पे है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? महिलाओं का 71.25, 50.50, 51.50, 61.80%, कोई नहीं और
जो है 1 से अधिक। महिला साक्षरता यानी आपसे जो है फीमेल लिटरेसी रेट की बात की गई है। आप आसानी से बता सकते हैं इसका जवाब। इकहत्तर तो भारत में भी औसत महिला साक्षरता दर नहीं है। इन दोनों में से हम देख सकते हैं ये जो है पुरुषों का 51.50% जो है वो महिलाओं का शिक्षा है। भारत की शिक्षा के अकॉर्डिंग चाहे वो एवरेज की बात की जाए, चाहे वो मेल की बात की जाए या फीमेल की बात की जाए, तीनों जो है में जो है बिहार जो है बहुत नीचे है। और इसी कारण से भारत में ऑल ओवर जब बात होती है तो शिक्षा में बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है। और बाकी डाटा को देखना है तो आप पिछली क्लासेस जाकर देख ले, वहां विस्तार से सभी डाटा को समझाया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? अब हम थोड़ा फास्ट भी करते हैं क्योंकि 7 बजे फिर सर की क्लास भी होती है, आरपी सर की। यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल 1 से अधिक या कोई नहीं। फिर क्या हुआ कि 68 से जो है जो ई में 2 ऑप्शन होते थे फिर उसे डी और ई में कन्वर्ट किया गया, लेकिन 69 से जो है फिर 4 ऑप्शन हुए हैं। 68 तक 5 ही ऑप्शन थे लेकिन ई को अब 2 में रख दिया गया था, डी और ई करके। तो किस राज्य की सीमा राज्य की अधिकतम जिलों से लगती है? तो 3 जिलों की लगती है। वेस्ट बंगाल से 3 लगती है, झारखंड से भी 8 लगती है और उत्तर प्रदेश। एरिया तो पूछ नहीं रहा। अगर एरिया वाइज पूछता कि सर्वाधिक किस जिले को सर्वाधिक किस राज्य से टच करती है तो झारखंड होता, पर जिलों की बात की है अधिकतम जिलों को तो दोनों भी हैं। तो हमारा आंसर जो होगा डी, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। यूपी से भी और झारखंड से भी सेम 8-8 जिले जो हैं वो टच करते हैं। और इसकी बात जो है चर्चा जो है पीछे ही हो चुकी है जब हम नेपाल वाले बॉर्डर की बात किए थे। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि क्या होता है? जो डिकेड ग्रोथ होता है, यानी 10 वर्षों में, यानी 2001 से 11 के मध्य जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई वो दशकीय वृद्धि कहलाती है। तो उसके अनुसार अगर आपको लगाना हो तो कैसे किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, सिवान किशनगंज, मधेपुरा, मधेपुरा किशनगंज, सिवान 1 से अधिक या कोई नहीं। कौन सा जो है वो डेकेड में जो है वो आपका अधिक है? तो याद रखिएगा पहले सिवान, सिवान से भी ज्यादा किशनगंज में। देखिए कई बार इस रो से भी ना प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि सबसे अधिक हम जानते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जिला में हुआ है तो आपका जवाब होगा मधेपुरा, यहां सर्वाधिक हुआ है। पर यहां आरोही लगा दिया है तो इस चिन्ह को देखना है, सबसे अधिक मधेपुरा, उसके बाद किशनगंज और फिर सिवान। अगर यही रो ऐसे होता, ये चिन्ह तो आपका उल्टा हो जाता, पहले ये हो जाता उसके बाद आपका ये होता, ये सी हो जाता। सिर्फ इस चिन्ह से जो है प्रश्न जो है कई बार जो है गलत हो जाते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? यानी कृषि आधारित ही आपको इंडस्ट्रीज यहाँ पर है जो भी मझोले या छोटे किस्म के हैं। यहाँ पर खनिज की तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं क्योंकि बिहार जो है मिनरल की दृष्टि से देखा जाए तो इतना संपन्न नहीं है। थोड़ा बहुत जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर चूना पत्थर हुआ, डोलोमाइट हुआ, अभ्रक हुआ या सोना, सोना के लिए भंडार मिला है जमुई में, तो इसके लिए थोड़ा बहुत जाना जाता है। 68 का प्रश्न है गन्ना अनाज आधारित दाल उद्योग उपर्युक्त में से 1 से अधिक और कोई नहीं। तो याद रखिएगा अनाज आधारित जो उद्योग हैं यहाँ पर वो आपको खाद्यों में ज्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट,
किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक, सीधा सीधा पूछ दिया गया वर्ष। इसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि 35 के एक्ट से कब किया गया था, 1936 में। एक्ट था 35 का, पर 36 में। 56 से कोई मतलब नहीं था, 3 बार ही विभाजन हुआ था। 1912 में क्या हुआ था, बंगाल प्रांत से अलग करके एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। 1936 में 35 के एक्ट से अलग करके बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग राज्य का दर्जा मिला था। और 2000 में राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के तहत जो है बिहार और झारखंड को अलग अलग राज्य जो है वो घोषित किया गया था। आज पता नहीं क्यों गला इतना सूख रहा है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार, काफी देखे होंगे न्यूज में, चर्चा में रहा। 67th में पूछा गया था और फिर से 69th में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिएगा आप कि 69th में भी पूछा गया। मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार, कोई नहीं एक से अधिक। तो याद रखिएगा जमुई में जो है वो स्वर्ण भंडार, भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार ऐसा माना जा रहा है कि जमुई में जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, शहरीकरण यानी सर्वाधिक शहरीकरण जो है वो कहां पर है, अर्बनाइजेशन। बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का, सेम यहां भी इस चिन्ह को देखना है वरना आपका जवाब जो है वो गलत होगा। 67th में पूछा गया बीपीएससी का ये प्रश्न है। इस चिन्ह को देखिए, नालंदा, मुंगेर, पटना, नालंदा, पटना, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना। तो सबसे पहले तो है कि पटना, बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण किस जिले में है, तो पटना। सबसे ज्यादा जो शहरी एरिया है वो पटना में, शहरी जनसंख्या भी पटना में। तो 2 ऑप्शन तो आसानी से कट सकते हैं, इन्हीं 2 से हमें निकालना है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो याद रखिएगा पहले जो है वो पटना, उसके बाद मुंगेर और फिर नालंदा। ऑप्शन ए इज राइट। पटना में है, उसके बाद जो है मुंगेर में है और उसके बाद जो है आपका वो है नालंदा में। और अगर इसको ध्यान नहीं देते तो गलत भी हो सकता था। ये 2 ऑप्शंस को हम आसानी से जो है वो एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट, झारखंड बनने के लिए, देखिए एक ही प्रश्न कई तरह से और कई बार पूछे जाते हैं। बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 67th में जो कैंसिल्ड पेपर, याद रखिएगा 67th के पेपर जो है 2 बार हुए थे। एक बार पेपर हुआ था, लीक हो गया था। शुरू में पहले मई में पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था 8 मई को। तो फिर से पेपर जो है वो दोबारा करवाया गया था सितंबर में। तो उस पेपर का ये प्रश्न है। और क्या है, 2001-4-5 तो चर्चा हो चुकी है कि वर्ष 2002 में जो है राजनीतिक सामाजिक आंदोलन के कारण बिहार और झारखंड का जो है वो बंटवारा हो गया था। कब हो गया था? 15 नवंबर को। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? अब ये प्रश्न देखिए, एक ही प्रश्न को अलग तरीके से पूछा गया। कब? ये भी 67th कैंसिल्ड पेपर में पूछा गया था। तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होने का मतलब ही क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात। और यही होता है, एग्जामिनर घुमा के प्रश्न पूछता है बच्चे को फंसाने के लिए। और इसी में टेस्ट करना चाहता है कि कौन एस्पायरेंट जो है स्मार्ट तरीके से प्रश्न को कर पा रहा है। प्रश्न कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पूछना चाह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जो है वो लिंगानुपात कहाँ है, यानी सबसे अधिक जो है वो लिंगानुपात किस जिले का है। और इसने किस तरह पूछ दिया कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं की संख्या। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हमने तो ये याद ही नहीं किया किस जिले में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। वो ये नहीं आपसे पूछना चाह जा रहा है, वो वही पूछना चाह रहा है, बस तरीका जो है वो अलग कर दे रहा है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं होने का मतलब 1000 पुरुषों से वहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो अधिक है।
तो कहां पर है, हमने चर्चा भी की थी, गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सिवान। कहां पर, तो गोपालगंज में जो है वहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है। एवरेज जो लिंगानुपात है बिहार का 918 है, जिसमें सर्वाधिक जो है वो गोपालगंज का है। 1089 या 84 कुछ है जो है यहां पर लिंगानुपात है। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है, यानी कौन ऐसे जिले हैं जिसमें जो है 10 लाख से कम जनसंख्या है। और ये पेपर जो 66th का री एग्जाम हुआ था, 66th नहीं हुआ था, वो 67th का री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। 2, 3, 4, 5 देखिए कितना नियरेस्ट, एकदम बिल्कुल क्लोज ऑप्शन दिया जाता है। हमेशा एक बीपीएससी में ये है कि बीपीएससी बहुत क्लोज जो है वो ऑप्शंस देता है। तो याद रखिए 3 ऐसे बस जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी संख्या जो है 10 लाख से कम है, जिसमें 2 तो शिवहर और वो हो जाएंगे लखीसराय, और एक और कोई जिला है जिसकी जनसंख्या है जो 10 लाख से कम है। बिहार कब, क्योंकि शेखपुरा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो एक वो शिवहर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ जनसंख्या घनत्व इसलिए अधिक हो गया है कि एरिया में सबसे छोटा है और जनसंख्या ठीक ठाक है, इसलिए जो है वो क्या है, जनसंख्या घनत्व जो है वहाँ सर्वाधिक हो गया है। बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना, 1997, 1905, 1907, 1912। तो यहाँ प्रदेश, राज्य शब्द नहीं यूज हुआ है, तो याद रखिएगा 1912 में हुआ, क्योंकि 1912 में ही जो है वो घोषणा की गई थी कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करके एक अलग प्रांत जो है वो बनाया जाएगा। जो विधिवत घोषणा हुई थी वो इसी में हुई थी, क्योंकि विधिवत जो घोषणा है वो यही में हुई थी 1912 में। और वैसे भी 5-7 में ऐसा कुछ हुआ नहीं है इन तीनों में। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु। फल्गु जो याद रखिएगा, ऐसे बिहार जा रहे हैं तो इस एरिया से दक्षिण से मिलने वाली जो नदी है, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। इस चैप्टर को हम तब करेंगे, इस प्रश्न को, जब हम बिहार ज्योग्राफी के अंतर्गत नदी, रिवर वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो पूरा रिवर सिस्टम है उसे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे। रूबी का ऑप्शन डी था, हाँ जी बिल्कुल सही। इसमें ऑप्शन है क्या, मोहाना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन, सोन और मोहाना नदी, उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या। तो याद रखिएगा मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर, जो संगम क्या होता है, 2 नदियों का जहां मिलन होता है वो संगम कहलाता है, और लोगों का मिलन सम्मेलन, और 2 नदियों का मिलन जब हो जाता है, जब 2 नदियां आपस में ऐसे आकर मिल जाती हैं तो वो संगम कहलाता है। तो मोहाना और लीलाजन नदी जो है उसके, अब इसकी चर्चा मैं कह सकती हूँ कि मैंने बिहार स्पेशल के अंतर्गत नहीं की थी, क्योंकि ये जो है नदी चैप्टर के अंतर्गत आएगा, तो ये प्रश्न ऐसे ही उस चैप्टर से बिल्कुल जो है सीधा संबंधित नहीं है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना। ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि जो बिहार में प्रथम हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, मैंने उस पर डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जब बिहार स्पेशल की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले चैप्टर में जो बिहार एक समान परिचय के अंतर्गत ये सारी बातें डिटेल में लिखी होती है कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, सॉरी नॉट अ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, या फिर जो भी है प्रथम जो भी व्यक्ति चुने गए, चाहे वो भारत में चुने गए, विश्व में चुने गए, तो ऐसे को जो है वो बिहार एक सामान्य परिचय के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसलिए ये भी पूछा जा रहा है कि किस स्थान पर पहली बार चाय बागान। बाकी जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत तो वहां हम इनकी बात करेंगे। तो ये है सुपौल, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त, तो याद रखिएगा ठाकुरगंज। और ठाकुरगंज का जो संबंध है, मतलब ठाकुरगंज जो है वो किशनगंज में है,
क्योंकि चाय जो बागान है वेस्ट बंगाल में चाय की खेती होती है और वेस्ट बंगाल से ही लगा हुआ है किशनगंज। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल रूबी, दो नदियों का ही जहां मिलन होगा वो संगम कहलाएगा। कोसी नदी की माध्य समुद्र तल से औसत दूरी ऊंचाई जो है वो क्या है? हमने बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात की थी कि 175 फीट जो है वो बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से है। पर यहां देखिए प्रश्न क्या पूछ लिया, यहां कोसी मैदान का पूछ लिया। इसलिए देखिए बहुत जो है आपको विस्तार से जो है बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ लिया कि जो कोसी का मैदान है यानी कोसी नदी जो है और उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो समुद्र तल से कितना जो है वो ऊंचा है। तो याद रखिएगा ये 30 मीटर ऊंचा है। इन सब पे चर्चा जो है हमारी आने वाले सेशन में, यानी जब हम रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे या फिर एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो वहां पर हम जो है विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है? मैंने कहा कि इसी चैप्टर के अंतर्गत भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम या जो कुछ घटनाएं हैं आती है। सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड एस्फिल्टन, सर ह्यूग डॉग, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक तो होगा नहीं, भले ही कोई नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम सर जेम्स डेविड एस्फिल्टन को जो है बनाया गया था, सिफ्टन को 68th में पूछा गया था, सिफ्टन। नेक्स्ट, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो याद रखिएगा वो है पादरी की हवेली, 68th में पूछा गया था। इसके अलावा ल्यूक चर्च था, स्टीफेन चर्च था। एक से अधिक या कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों में एक से अधिक होने के चांसेज इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे बड़ा तो कोई एक ही होगा, तो एक से अधिक होने के चांस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा कोई एक ही हो सकता है। तो ये प्रश्न आसानी से जो है इलिमिनेट हो गया। और पादरी की जो हवेली है ये बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। नेक्स्ट, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ये 69th में पूछा गया था। तो ये प्रश्न वैसे तो विभाग की तरफ से डिलीट कर लिया गया है, लेकिन इस प्रश्न को आज के सेशन में लाने का जो मेरा मकसद है वो ये कि आपको बस ये समझना कि इस तरह के प्रश्न जो हैं फ्यूचर में आपसे पूछे, यानी आने वाले एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि किसी जिले के बारे में उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है पूछा जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी भी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत, बिहार में है। यानी कौन से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हैं जो बिहार में है। और ये 69th बीपीएससी के प्रश्न है, इसलिए अब देखेंगे कि 4 ही ऑप्शंस आएंगे। वाल्मीकि टाइगर उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उद्यान नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ। तो गजनेर जो है ये याद रखिएगा राजस्थान में है, राजस्थान के अजमेर में है, अजमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है। और दुधवा उत्तर प्रदेश, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी याद रखिएगा। वाल्मीकि और दुधवा ये दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं। अभी तक बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, लेकिन कैमूर को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो जो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है केंद्र की मंजूरी से, वो कैमूर में आपका बनेगा। तो ये दोनों हो गए। तो हमारा जवाब क्या होगा? ये भीम बांध अभयारण्य जो है ये आपका है कहाँ? अगर मैं बात करूं तो ये गया में है, गया जिले में है। इसके अलावा आपको नवादा में, कटिहार में, भागलपुर में, जब हम बात करेंगे वन्यजीव अभयारण्यों की, पंछी अभयारण्यों की, तो बात करेंगे।
तो एक और चौथा इसमें है। और वैसे भी दूसरा बहुतों को पता होगा, मान लीजिए गजनेर वन्य जीव अभयारण्य, ये मान लेती हूं मैं कि बहुत लोगों को भले ही ना पता हो, पर दुधवा बच्चे को पता होगा यूपी में। तो इन दो में दो थे, तो हम आसानी से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, और कोई ही, तो भीमबांध जो है ये गया में है। नेक्स्ट 37 का ए बिल्कुल सही। गंडक नदी का दूसरा नाम है, गंडक को जो है किसी एक और नाम से, बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी, पुनपुन। पुनपुन दक्षिण बिहार से मिलने वाली गंगा की नदी है। बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक आती है। महानंदा उत्तर पूर्व से मिलने वाली गंगा की नदी है। नारायणी, याद रखिएगा गंडक को नारायणी कहा जाता है। और प्राचीन समय काल में सदा नीरा, क्योंकि सालों बहती थी इसलिए सदा नीरा नदी भी कहा जाता है, और नारायणी के नाम से जाना जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? देखिए ये प्रश्न 67th में भी पूछा और फिर 69th में भी पूछा। मुंगेर, सारण, सिवान, सिवान बड़ा सिवान होता है, और जमुई, तो याद रखिएगा जमुई, जमुई में जो है वो सोने का भंडार मिला है। दक्षिण बिहार का ये क्षेत्र है जमुई, यहीं पर सोने का भंडार जो है मिला है। आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। जी 38 का सी होगा, ए नहीं सी होगा। 39 का डी और 40 त्रिवेणी नहर चर्चा हुई थी। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? 69th का पेपर है, यानी लास्ट जो बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ है उसी का प्रश्न है। कोसी, सोन, गंडक और मयूराक्षी, तो याद रखिएगा गंडक पर बनी हुई। बिहार में दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक सोन पर बनी हुई जो कि बिहार की सबसे पहली और पुरानी जो है सिंचाई परियोजना है, और बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो गंडक परियोजना है, जो कि बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है, और इसका लाभ जो है नेपाल को भी मिलता है, और इसी नदी पर बनी हुई है जो है त्रिवेणी नहर। तो ऑप्शन सी इज राइट। तो आज के सेशन में बिहार एक सामान्य परिचय से हमने लगभग अगर बात करें तो 7-8 साल, पिछले 7-8 साल के पेपरों में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हें जो है हमने सॉल्व किया। यानी कि आज के सेशन में हमने जो 40 प्रश्नों को किया वो पिछले 7-8 एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। इसीलिए रिपीटेशन होता है, लाजमी है, क्योंकि एक ही टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न बनने हैं बन चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो उसी प्रश्नों को घुमाकर अलग तरीके से मोल्ड करके फोल्ड करके जो है एग्जामिनर जो है नया प्रश्न बनाता है। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो तो आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट्स थोड़े बहुत दिक्कतें फैक्ट्स में होती है, इसका एक ही तरीका है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, फैक्ट्स हो या कॉन्सेप्ट हो, क्लियर ज़्यादा होते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कुछ फैक्ट्स भी उससे रिलेट हो जाते हैं। तो आपको बस यही सीखना है प्रीवियस पेपर से कि आगे किस तरह के प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न जो है बार बार बन रहे हैं, किस तरह के प्रश्नों को जो है बार बार पूछा जा रहा है। यानी हमें आइडिया लेना है प्रीवियस ईयर पेपरों से और कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें कम से कम 5 से 7 सालों के पेपर को बहुत अच्छे से देखें, और वैसे आप 10-12 साल के पेपर को करके जरूर जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तो छुट्टी है आप लोगों की परसों। तो हाँ, जाते जाते एक सूचना आपके लिए कि ऐप पर जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया गया है। टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस प्री एग्जाम और आरओ एआरओ री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो आरओ एआरओ री एग्जाम के हिंदी का जो पेपर है, 2 डेमो क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है प्री वाली, और एक पेड कोर्स है।
आप ऐप पर जाके देख सकते हैं कितना पे करना है, कैसे परचेज करना है आपको टेस्ट पेपर, तो वो ले सकते हैं। और यूपीपीसीएस प्री जीएस का और आरओ, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का पैटर्न अगर बात की जाए तो प्री में सेम सा ही है, तो सेम सा ही जो है जीएस का पेपर है, तो इस पेपर को आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेमो क्लासेज मिलेगी ताकि आपको आइडिया चले कि हाँ किस तरह के पेपर जो है आपको बनाने हैं। एक बात और भी मैं बता दूं, शुरुआती समय में हमने थोड़े इजी टेस्ट पेपर बनाए हैं, वो इसलिए ताकि बच्चे घबराएं नहीं, क्योंकि होता है ना बहुत हार्ड पेपर हो जाएगा तो बच्चों को लगेगा अरे इतना हार्ड पेपर हमसे तो होगा ही नहीं। तो शुरुआत में थोड़े इजी पेपर हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़िएगा पेपर जो है थोड़े टफ होंगे, एकदम एग्जाम का जो पैटर्न है उसे ही ध्यान में रखते हुए पेपर बनाए गए हैं। तो संडे कल सुबह 9 से 11 आपका फ्री का टेस्ट पेपर है, उसे जरूर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप परचेज भी कर सकते हैं। 199 में आपके 10 पेपर हैं। 199 रुपए में आपको यूपीपीसीएस और आरओ जीएस पेपर के 10 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें कुछ पेपर जो होंगे वो सब्जेक्ट वाइज होंगे प्लस करंट अफेयर्स, और उसके बाद जो होंगे वो फुल टेस्ट होंगे, यानी जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, यानी जैसे एग्जामिनेशन का पूरा होता है कि सारे सब्जेक्ट से कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, वैसे कुछ जो है होंगे। और एक पेपर जो होगा आपका सीसेट का भी होगा, क्योंकि सीसेट भी जो है वो जरूरी है। अगर आप सीसेट नहीं पास करेंगे तो आपका जीएस पास करना या जीएस में कितने भी मार्क्स लाने का कोई मतलब नहीं रहता। तो आप सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के पश्चात आपको करना क्या है, ऐप में देखना है कहाँ पर फ्री जीएस टेस्ट पेपर है या फिर हिंदी का टेस्ट पेपर फ्री वाला है। पहले आप फ्री वाला कर लीजिएगा। फ्री वाला करने के पश्चात फिर बाद में जाके आप परचेज भी कर सकते हैं वहां पर। और इसका डिस्कशन, यानी जो भी टेस्ट पेपर होंगे इसका डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट डे होगा, यानी संडे को मॉर्निंग पेपर होगा जीएस का, और मंडे शाम 5 से 7 जो है उस पेपर का डिस्कशन करवाया जाएगा। और उस सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट द्वारा, मान लीजिए हिस्ट्री का टेस्ट पेपर है तो मैं कराऊंगी, ज्योग्राफी का है तो आरपी सर कराएंगे, अलग अलग टीचर अपने जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो जो है पेपरों को सॉल्व कराएंगे। तो फिर आप सभी जाकर ऐप पर जो है टेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।